आज के इस चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के सारे वीडियोस। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाएं इस चैनल पे और देखें चैनल के सारे वीडियोस। या तो आप अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली एक्सप्लोर कर सकते हो उन वीडियोस को, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोस हमने रिसेंटली अपलोड करी है। जहाँ पे पावर बीआई से रिलेटेड अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डैक्स क्वेरी को यूज़ करें और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डैक्स को समझ रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने इस चैनल पे एक्सेल की डेटा एनालिसिस वाली सीरीज़ भी रिलीज़ करी है। और रिसेंटली हमने एक्सेल मैक्रोज की और एम एस एक्सेस की सीरीज़ को रिलीज़ करी है, जिसपे हमने डिफरेंट वीडियोस को प्रोसेस करा है। तो आप यूज़ अपने देख सकते हो उन सारे वीडियोस को और हेल्प ले सकते हो उन सारे वीडियोस से। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और देखते रहे हमारे इस वीडियोस को। तो चलिए सीख लेते हैं आज के हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे किस तरीके से के अंदर वर्क करते हैं। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमें कैलकुलेटेड कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है और मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है और दोनों के बीच में मेजरली डिफरेंस क्या होती है, क्या इसकी एडवांटेजेस है, तो इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। तो ये जो होता है एक कंप्यूटेड कॉलम होती है, यानी कि एक एग्रीगेटेड कॉलम होती है, जो कि जिसे हम यूज़ करते हैं अपने टेबल्स में या फिर अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, और इसमें जब भी डेटा जो रिफ़्रेश होती है, तो जब भी सपोज दैट इस पर अगर किसी तरीके की आपने रीनेमिंग करी है या फिर अपने इससे रिलेटेड मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे अगर आपने एग्रीगेशंस करा और किसी एक पर्टिकुलर को रीनेम करा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिफ़्रेश हो जाती है। उसकी जो भी वैल्यूज़ है, टोटल वैल्यू जो कि कैलकुलेट होकर आ रही है, वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाती है। और उसकी अगर आपने डैक्स को यूज़ किया था तो उसकी डैक्स की सिंटेक्स में उस कॉलम्स का नेम भी ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है कि इट इज़ स्टोर्ड इन अ टेबल एंड मॉडल एंड टेक्स अप स्पेसेस इन मेमोरी। ये जो होता है ये स्टोर्ड होता है अपने टेबल पे या फिर डाटा मॉडल पे, और ये स्पेसेस को कैरी करता है। जब भी इसमें आप मल्टीपल कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करोगे तो वो स्पेसेस को भी कैरी करेगा और आपके मेमोरी में स्पेसेस को भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है इसकी ये है कि कैलकुलेटेड कॉलम्स आर यूजफुल फॉर एडिंग न्यू एट्रीब्यूट्स और कैटेगरीज टू अ डेटा मॉडल दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूजर सिलेक्शंस और फिल्टर्स। ठीक है, तो जब भी किसी भी कोई भी यूज़र अगर कोई फ़िल्टर या फिर सिलेक्शंस करता है तो उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है। सपोज दैट कि एक कॉलम को अगर आपने रीनेम कर दिया तो उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हो रही है और एग्रीगेशंस हो रही है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाती है उसके कैलकुलेटेड कॉलम पे, और उसकी वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से मेजर जो है इट इज़ कैलकुलेटेड एट अ क्वेरी टाइम, यानी कि ये एक क्वेरी टाइम पे कैलकुलेट होता है। और व्हेन इट इज़ अप्लाइड टू अ रिपोर्ट, यानी कि जब भी हमें रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो क्वेरी टाइम पे हम क्या करते हैं, एक मेजर को क्रिएट करते हैं और जो कि हमें एग्रीगेटेड वैल्यूज़ देता है अपने रिपोर्ट के क्रिएशंस के टाइम पे। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज अ सोर्स कोड इन अ मॉडल, यानी कि ये डेटा मॉडल में एक सोर्स कोड की तरह एग्जिस्ट करता है, जो कि स्पेसेस कैरी नहीं करता अपने मेमोरी में, यानी कि मेमोरी में कोई भी स्पेसेस ये लेता नहीं है और इससे मेमोरी के स्पेसेस पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये थर्ड पॉइंट जो है ये बोला कि मेजर्स आर यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग एग्रीगेशंस, यानी कि जब भी आपको एग्रीगेशंस की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, और ये यूज़फुल किस केस में होता है, अगर मान लो कि आपने कुछ कैलकुलेशंस करा मेजर्स के बेसिस पे, और अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर फ़िल्टर को लगाया और फिल्टर के अकॉर्डिंगली आप चाहते हो हमारी डेटा जो है हमें फ़िल्टर डेटा दिखे उस मेजर्स उस कैलकुलेशंस की भी, तो वो आप मेजर्स के थ्रू इन सब चीज़ों को कर सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होता है। तो आइए चलिए सीख लेते हैं। पावर बीआई पे एक टेबल जो हमने पिछले एपिसोड में भी यूज़ करा था वो थी हमारी ब्रांड ऑर्डर ब्रांड ऑर्डर इन्फो टेबल। ठीक है, तो इसी टेबल पे हम देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करते हैं और किस तरीके से कुछ मेजर्स को बनाएंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ऑर्डर डेट है, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट ब्रांड आईडी और यूनिट प्राइस। ठीक है,
तो अब मुझे एक कैलकुलेटेड कॉलम बनानी है जहाँ पे वो हमें टोटल सेल्स की वैल्यू हमें ला करके दे, यानी कि टोटल सेल्स जो होगी हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट की यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई यूनिट प्राइस। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो हम जाएंगे अपने टेबल टूल्स पे, यहाँ पे कर लेंगे एक न्यू कॉलम कॉलम ठीक है। इस न्यू कॉलम को करते हैं और यहाँ पे इसकी एक सिंटैक्स हम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हम सिंटैक्स जो देंगे इसकी हम कर देंगे इसको टोटल टीओटी सेल्स और इक्वल टू हम करेंगे, ठीक है। अब टीओटी सेल्स जो होगी हमारी बेसिस, दो कॉलम्स के बेसिस पे वैल्यू को हमें एग्रीगेट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट यूनिट माइनस यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यूनिट और मल्टीप्लाइड बाई अपनी कर देंगे यूनिट प्राइस, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एक बार यहाँ पे टिक कर देते हैं, या फिर आप इंटर कर सकते हो। इसको एक बार टिक करते हैं, आप देखते हैं अब जैसे ही हम इसको इंटर करते हैं तो वो टोटली जो है एग्रीगेट हो जाती है, यानी कि रो बाय रो यहाँ पे कैलकुलेशंस होता है, यानी कि फर्स्ट रो की जो प्रोडक्ट यूनिट है और फर्स्ट रो की जो यूनिट प्राइस है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई और ये हमें टोटल सेल्स की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से सेकेंड रो पे सेकेंड रो की यूनिट प्राइस और सेकेंड रो की प्रोडक्ट यूनिट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ और ये हमें एक हमें एग्रीगेटेड हमें एक रिज़ल्ट टोटल सेल्स के रूप में मिल गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में आ रही है तो आप इसको पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हो। जैसे सपोज दैट अगर आपको एग्रीगेटेड वैल्यू रखनी है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, तो आप इसको कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एडवांटेज क्या है कि सपोज दैट कि अगर ये यहाँ पे प्रोडक्ट यूनिट है, ठीक है, इस कॉलम को अगर मैं रीनेम कर दूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट यूनिट, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रीनेम, ठीक है, रीनेम करके करता हूँ प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, ठीक है। और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक एग्रीगेशंस होती है और सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली टोटल सेल्स वाले फील्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे इसके वैल्यूज़ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो सिंटैक्स आप देख रहे हो, ये जो सिंटैक्स है आपकी टोटल सेल्स, यहाँ पे देखो अभी जो प्रोडक्ट यूनिट प्राइस हमने जो रीनेम किया है वो इसके फार्मूला में भी एज इट इज़ आ गया प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, ठीक है। और ये कैलकुलेशंस अपने आप जैसा था वैसा ही हो गया, ठीक है, उस तरीके से हो गया, उस पर कोई चेंज नहीं करी, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज होती है कि आप जब भी किसी भी कॉलम्स को नेम रीनेम करो या फिर कोई एट्रीब्यूट चेंज करो तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो एग्रीगेटेड वैल्यू होती है कॉलम की वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप जितनी भी कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करोगे उतनी ये क्या करेगा, स्पेसेस को लेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक कॉलम यहाँ पे कर लिया, ठीक है, एक कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ कर लिया। अब मैं एक कैलकुलेटेड कॉलम अगर सपोज दैट कि यहाँ पे एक न्यू कॉलम और करूँ, ठीक है, यहाँ पे न्यू कॉलम करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ AVG सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको एवरेज, और यहाँ पे एवरेज में ये कॉलम नेम मांगता है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ TOT सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है, इंटर करता हूँ। तो जैसे मैं टोटल सेल्स को पुट करके इंटर करता हूँ तो ये हमें एवरेज सेल्स इसकी जो है इसने हमें एवरेज सेल्स दिखा दी, बट इसने क्या किया, हमें एवरेज सेल्स पूरे वैल्यूज़ पे पूरे कॉलम्स में इसने कॉमन कॉलम्स ला दिया। इसको मैं एक बार यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एवरेज सेल्स हमारी जो होगी कॉमन ही होगी, क्योंकि सारे कॉलम्स पे ये कैलकुलेशंस कर रहा है, तो मैं इसको नहीं करूँगा। अब यहाँ पे ये एक तरीके से आपने देख लिया ये किस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ किया और इसके क्या एडवांटेज थी। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, और रिपोर्ट व्यू पे मैं कुछ मेजर्स बनाता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं न्यू मेज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे इसका नेम देता है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 11 कर देते हैं, ठीक है, या फिर टोटल सेल्स न्यू कर देता हूँ, ठीक है, एक न्यू मेज़र हो गई। इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सम, ठीक है, और सम में ये यहाँ पे मुझे कॉलम नेम देना पड़ेगा, तो कॉलम नेम हम किसका दें, तो कॉलम हम दे देते हैं TOT सेल्स का, ठीक है।
ब्रांड ये टीओटी सेल्स नहीं, टीओटी सेल्स तो हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स थी। अच्छा, कैलकुलेटेड कॉलम्स थी, तो ये एज अ कॉलम ही है। यहाँ पे तो हम टीओटी सेल्स करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो ये हमारी एक न्यू मेज़र हो गई। अब हम चलते हैं अपने कैनवास पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कार्ड ले लेते हैं। एक कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टीओटी सेल्स, टीओटी सेल्स न्यू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये रन टाइम, जैसे कि मैंने एक कार्ड की सिलेक्शन करी और वहाँ पे मैंने जैसे ही टोटल सेल्स डाला तो ये एक एग्रीगेटेड वैल्यू दे दी। बट ये जो है हमारी मॉडल में एज अ सोर्स कोड हमारे पास इनपुट है। जो हमारे पास ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो टोटल सेल्स की जो ये सिंटेक्स आ रही है, ये हमें क्या, ये है हमारे मॉडल में एक एज अ सोर्स कोड, यानी कि ये कहीं से भी स्पेसेस वगैरह नहीं ले रही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके वैल्यूज़ को यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज़ जो है यहाँ पे ऑटो है, इसको मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल सेल्स की वैल्यू इस तरीके से हमें दिख जाती है, ठीक है। तो सेल्स निकालते हैं और एक एवरेज यूनिट निकालते हैं। तो मैं सेम कार्ड को यूज़ कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम्स, और इसको एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि 3 कार्ड्स मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एवरेज सेल्स निकालेंगे। तो उसके लिए एक नया मेज़र हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, जाते हैं अपने होम पे और यहाँ से हम कर लेते हैं न्यू मेज़र, ठीक है। न्यू मेज़र कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं एवरेज सेल्स, भी नहीं करते, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एवरेज, AVRAG, एवरेज यूनिट, ठीक है। एवरेज यूनिट हम कर लेते हैं, इक्वल टू हम करते हैं एवरेज, ठीक है। टैब को प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक फील्ड हमारे पास है, एक ये हमारे पास प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, और हमारे पास टोटल सेल्स आ रही है यूनिट, अगर मैं करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, एक बार वापस से इसको अभी मैं वो करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। एक बार मैं अपने टेबल के कॉलम को पहले देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अपने चलते हैं अपने वापस से अपने टेबल पे, ठीक है। तो जैसे मैं टेबल पे चलता तो यहाँ पे यूनिट प्राइस है और यहाँ पे यूनिट्स, ये यूनिट प्राइस है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट यूनिट होनी चाहिए, प्राइस नहीं होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट की यूनिट है। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एक बार, इसको मैं रीनेम करता हूँ और यहाँ पे यूनिट प्राइस को हटा करके ये मैं कर देता हूँ यूनिट, ठीक है। इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की यूनिट हो गई। अब वापस से अपने रिपोर्ट व्यू पे आते हैं और यहाँ पे ये जो मैंने एक न्यू मेज़र बनानी है, तो एक बार फिर दोबारा से ये मेज़र बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं एवरेज, एवरेज यूनिट इक्वल टू कर देते हैं एवरेज, और यहाँ पे कर देते हैं यूनिट, प्रोडक्ट यूनिट, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट यूनिट है, उसी कॉलम के हमें एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे ये कर देते हैं और तो एक बार इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एवरेज यूनिट की मेज़र बन गई है इधर। और इसी तरीके से हम एक मेज़र और बनाते हैं, हमारी एवरेज यूनिट थी और यहाँ पे एक टोटल यूनिट बना देते हैं। तो एक न्यू मेज़र फिर दोबारा करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल यूनिट, टोटल यूनिट, टोटल प्रोडक्ट यूनिट, ठीक है। प्रोडक्ट यूनिट ये इक्वल टू कर देते हैं सम, और ये जो होगी अपनी जो हमारी प्रोडक्ट यूनिट है, ठीक है। उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यूनिट वाली कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट यूनिट आ गई।
अब इन तीनों मेज़र्स की इन दोनों मेज़र्स जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट करा, इन दोनों मेज़र्स की वैल्यू को भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसको अनचेक करते हैं, इसको हम कर देते हैं जो हमने बनाई है एवरेज यूनिट, ठीक है। इसको मैंने एवरेज यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारी एवरेज यूनिट हो गई, यानी पूरी प्रोडक्ट की एवरेज यूनिट। और पूरे हमारी वैल्यूज़ जो भी है प्रोडक्ट की, उसकी एवरेज यूनिट होगी। और ये जो हो गई हमारी ये क्या हो गई, इस वैल्यू को यहाँ से हटाता हूँ और ये मैं इसको कर देता हूँ टोटल प्रोडक्ट यूनिट, ठीक है। इसको एक बार अनचेक करते हैं और यहाँ पे इसको वापस से चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट यूनिट जो है 3283 है, ठीक है। यानी कि इतनी यूनिट्स हमारी जो है सोल्ड हुई है, ठीक है। और ये हमारी एवरेज यूनिट है, यानी हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक एवरेज यूनिट होगी, तो ये हमारी एवरेज यूनिट होगी, ठीक है, एवरी प्रोडक्ट की। तो ये सारी जो है हमारी मेजर्स हो गई, यानी कि ये मेजर्स के थ्रू ये हमने रन टाइम कैलकुलेशंस किया। और ये कहीं पे भी स्पेसेस वगैरह यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और एक दो और सिनेरियोज हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने कंट्री को लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास कंट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ब्रांड हो गई, ठीक है, मैंने ब्रांड भी सिलेक्ट कर लिया। और क्या कर सकते हैं, ब्रांड हो गई। और यहाँ पे इसकी कर देते हैं टोटल, इसकी कर देते हैं एवरेज यूनिट, ठीक है। इसकी टोटल की प्रोडक्ट यूनिट कर देते हैं प्रोडक्ट यूनिट। और यहाँ पे हो जाएगी टोटल सेल्स, ठीक है। तो ये सारी कॉलम्स मैंने कर ली। अब यहाँ पे क्या है कि रोज़ पे मुझे क्या करनी है, कंट्री को रखनी है, और रोज़ पे ही मुझे ब्रांड भी रखनी है। तो मैं ब्रांड को भी रोज़ पे ही रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बार मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ करता हूँ, जिससे ये वैल्यू थोड़ा और क्लियर दिख जाए, ठीक है। इस तरीके से मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया। थोड़ी सी वैल्यूज़ को मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ग्लोबल फ़ॉन्ट जो है इसको 15 कर दें, ठीक है। ये थोड़ी सी फ़ॉन्ट चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये टोटल प्रोडक्ट यूनिट हो गई इसकी ठीक है। और ये इसकी टोटल सेल्स हो गई। अब इसको अगर फर्दर हम और बाइफरकेट करके देखें, तो यहाँ पे अगर फर्दर एक्सपेंड करें, तो ये जैसे देख सकते हैं, ये कंट्री वाइज जो है इसकी टोटल प्रोडक्ट यूनिट दिख रही है और टोटल सेल्स यूनिट दिख रही है इसकी, ठीक है। अब जैसे ये भूटान के लिए ये एडिडास है, चार यहाँ पे इसकी ब्रांड है। और इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट ब्रांड्स और इसकी टोटल प्रोडक्ट यूनिट की प्राइस दिख रही है इस तरीके से। अब ये मैंने किस लिए किया, इसका करने का ये रीज़न था कि अब हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। तो ये एडवांटेज हमारे पास मेज़र के लिए ये रहता है कि जब भी हम फ़िल्टर को यूज़ करते हैं अपने जो भी हमारी मेज़र्स या फिर जो भी हमारी रिपोर्ट्स है, उस पर जब भी हम फ़िल्टर को लगाते हैं, तो वो जो वैल्यू है, जो एग्रीगेटेड वैल्यू है, वो फ़िल्टर में भी फ़िल्टर के अकॉर्डिंगली भी वो फ़िल्टर्ड आउट होती है। तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पे एक यूज़ करते हैं स्लाइसर को। तो यहाँ से उठाते हैं एक स्लाइसर, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक स्लाइसर को एक बार सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैं एक स्लाइसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब स्लाइसर पे क्या करना है मुझे कि मैं इसकी कंट्री वाइज देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसकी टोटल सेल्स या फिर एवरेज यूनिट या फिर टोटल प्रोडक्ट यूनिट किस तरीके से डिफ़र करती है हर एक ब्रांड की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लाइसर के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्लाइसर में जैसे ये मेरे पास चेक बॉक्स ही आ रही है, इसको आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको चेंज भी कर सकते हो स्लाइसर की सेटिंग को। ये वर्टिकल लिस्ट है, अगर मैं इसको टाइटल पे करूँ तो ये टाइटल वाइज भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइसर हो गई। ये थोड़ी सी आप स्लाइसर की फॉर्मेटिंग अगर करना चाहो तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे सपोज दैट कि टाइटल की ये बॉर्डर्स जो है, इसकी बॉर्डर को आप थोड़ा सा टॉप पे अगर करना चाहो तो टॉप बॉर्डर्स रख सकते हो, ठीक है। कलर्स को थोड़ा सा आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, इसके बॉर्डर्स के कलर्स को, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आप देखना चाहो, ये बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे।
मैं थोड़ी थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा हाँ बेटर दिख जाए। ठीक है, इसके जनरल व्यू पे जाता हूँ। टाइटल इसकी ऑफ है तो टाइटल को इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कंट्री, कंट्री स्लाइसर। ठीक है, कंट्री स्लाइसर मैंने कर दिया। यहाँ पे हेडिंग्स, टेक्स्ट कलर किस तरीके से रखना है आपको, जैसे मान लो ब्लू रखना है या फिर आपको ये रेड रखना है तो आप उस तरीके से इसकी कलर्स को आप यूज़ कर सकते हो। सब टाइटल्स पे अभी तो कुछ नहीं करना मुझे। स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर किस तरीके का देना चाहते हो तो ये आप इसके बैकग्राउंड में किस तरीके से कलर की सेटिंग करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी सेटिंग्स इसकी। ठीक है, और यहाँ पे तो ये सारी सेटिंग्स हो गई। तो अभी बेसिकली मैंने इतना ही किया। अब मैं देखना चाहता हूँ ये कंट्री के सिलेक्शंस पे किस तरीके से हमारी डेटा जो है रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जब भी हम मेजर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें मेन एडवांटेज हमारा ये रहता है कि जिस तरीके से हम स्लाइस या डाइस करना चाहते हैं वो हमारी कैलकुलेशंस भी उसी तरीके से स्लाइस एंड डाइस होती है। अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले एक भूटान को सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने भूटान को किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी कंट्री यहाँ पे भूटान की सेलेक्ट हो गई और ये सारी जो है इसकी फील्ड्स भी उसके अकॉर्डिंगली इसके टोटल प्रोडक्ट यूनिट और टोटल सेल्स यूनिट ये सारी जो है चेंज हो गई उस तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 173 इसकी क्या है टोटल प्रोडक्ट यूनिट प्राइस है, यहाँ पे 173 आ रही है इसकी। ठीक है, और इसकी एवरेज यूनिट अभी मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, अगर चाहो तो यहाँ पे आप एवरेज यूनिट को भी रख सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी एवरेज यूनिट को भी हम रख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 34.60 है जो सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से मैं एक दो कंट्रीज़ को और भी सेलेक्ट करूँगा। अगर जैसे मान लो ब्राज़ील को तो ये ब्राज़ील के अकॉर्डिंगली ये हमारी डेटा जो है फ़िल्टर होके आती है। जितनी कंट्रीज़ को आप सेलेक्ट करो उसके उतनी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये डेटा फ़िल्टर्ड आउट होके आ जाती है। ठीक है, तो इसकी मेन एडवांटेज ये है कि आप जिस तरीके से अपनी स्लाइस और डाइस करो तो उसकी डेटा जो है यहाँ पे उस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो हमारा मेज़र होता है ये स्टोरेज स्पेस भी अपने मेमोरी में वो नहीं करता, मतलब एलोकेट नहीं करता है। तो ये इसके सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज है। तो होप करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पे जाओ और कमेंट करो हमारे चैनल पे। होप करता हूँ कि मैं आपके कमेंट को ईजिली रिजॉल्व कर सकूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।